उसमें एक सीन था कि जैसे मैंने कुछ लोगों की वहां पर मीटिंग है और वहां से मुझे गुजरना था। ओके। और झांझन पहन के छम 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 की आवाज आनी चाहिए। और जब मैं वहां से निकल रही थी तो राजू मान सर भी वहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने एक डायलॉग फेंका दूर से, अरे किसका कत्ल करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स और शो का नाम है बातों बातों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा इंतजार कर रहा है एक ऐसी फिल्म के रिलीज होने का जिसका नाम है लक्ष्मीचंद, जिसमें हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से जिनका नाम है मीना मलिक, जो कि टीचर भी हैं, जो कि रेडियो जॉकी भी हैं, जो कि एंकर भी हैं और उसी के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी हैं। तो आइए मिलते हैं मीना मलिक जी से और जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपका भी स्वागत है और बॉलीवुड ब्रेक्स के जितने भी दर्शक हैं जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सभी को राम राम करना चाहूंगी और नमस्कार करना चाहूंगी। क्या बात है। तो क्या सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं हरियाणवी ड्रेस के अंदर। हम खूबसूरत तो हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। हरियाणा की बात आ जाती है तो फिर तो खूबसूरती का शब्द कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जाहिर सी बात है कि जब एक खूबसूरत महिला और हरियाणवी परिधान के अंदर हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं। और इतने स्मार्ट लड़के के सामने बैठी। क्या बात है। ये तो स्पेशली हाईलाइट करने वाली बात है। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके बचपन में, एक सरसरी निगाह डालते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा था। समीर, ऐसा है, मेरा जो जन्म था नरवाना के पास एक छोटा सा गांव है। मेरा छोटा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा गांव है। हाँ, गांव धरोती, वहां पे मेरा जन्म हुआ था सन 1971 में। वैसे तो मैं एक किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, लेकिन पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, हेडमास्टर थे। तो मेरा जो बचपन की अगर मैं बात करूँ तो 3 भाई और 1 बहन। और बचपन की जहाँ तक बात है समीर की, मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी। मेरे पिताजी के बुआ नहीं थी, मेरे बुआ नहीं थी, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ तो गांव में लड्डू बटे थे उस टाइम। अरे वाह, क्या बात है कि भले राम के आज लड़की हुई है। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ। घर वालों ने मुझे लड़कों की तरह ही पाला पोसा। हर तरह की स्वतंत्रता मुझे दी गई, पढ़ने की, खेलने की, बाहर घूमने की। और जितने भी प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में होते थे तो उनमें सब में मैं भाग भी लेती थी। जिससे कई पेरेंट्स हमने देखे उस टाइम पे कि भाई नहीं, लड़कियों का हम बाहर नहीं जाने देते। और लेकिन गांव की जहाँ तक बात है समीर, आप जानते हो कि जब हम 10वीं कर जाते हैं तो गांव में ऐसा लगने लग जाता है कि लड़की बहुत बड़ी हो गई है। राइट। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो गांव वालों ने पापा को टोकना शुरू कर दिया कि भैया आप लड़की की शादी नहीं कर रहे, आपने तो क्या इसको आप बूढ़ी करके ब्याहोगे। तो मुझे भी उस दिन वो बात बहुत बुरी लगी कि अभी तो मैंने 10वीं की है और गाँव वालों ने अभी मुझे टोकना शुरू कर दिया कि क्या इसको बूढ़ी करके ब्याहोगे। तो मैंने उस दिन एक पापा से प्रॉमिस करवाया कि पापा जब तक मैं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पहचान ना बना लूं तो मुझे आप शादी के लिए मत बोलना। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे नाम से आपको जाने। अरे वाह, क्या बात है। और ये एक पिता के लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि उसके बच्चों के नाम से जाना जाए, तो वाकई में एक पिता के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। और ऐसा हुआ भी समीर। अगर मैं गांव की बात करूं, मैं गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे वाह। और मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, गांव में जाती हूँ तो मैं डिस्कस भी करती रहती हूँ आसपास वालों से कि गांव की कोई लड़की ऐसी तो नहीं कि जो मेरे से ज्यादा पढ़ी है। तो उस टाइम पे जब मुझे लगता है कि हाँ उस फलाने की लड़की ये कर रही हो, तो मैं फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ कि मैं एक डिग्री और ले लेती हूँ। हाँ, ताकि मेरा रिकॉर्ड तब तक मैं रहूं, कायम रहे। तो कौन कौन सी डिग्री आपने कर रखी है? तो एसएस में मैंने MA किया, एमएड किया, PhD की मैंने इसी चक्कर में कि गांव की कोई लड़की, मुझे पता चला कि MPhil करने लग रही है, तो मैंने, जबकि PhD का मेरे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं था तो फिर भी मैंने की PhD। और हरियाणवी लोक साहित्य एवं संस्कृति में मैंने डिप्लोमा भी किया, कंप्यूटर का भी मैंने किया। और मैं करती रहती हूँ फिर पढ़ाई की जहाँ तक बात आती है। तो आपने डिग्रियां बहुत सारी की हैं। जब आप कॉलेज टाइम में थी तो हर किसी के जहन में होता है कि मुझे किस लाइन में जाना है, क्योंकि नए नए विचार आते रहते हैं, हम अलग अलग लोगों से प्रभावित भी होते रहते हैं। तो कॉलेज टाइम में आपने क्या सोचा था कि मुझे किस लाइन में आगे जाना? ऐसे समीर उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना, लेकिन मुझे बस एक ही मेरे जहन में बात थी कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और मुझे लोग पहचाने। फील्ड वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा संस्कृति का फील्ड हो या फिर अगर हम टीचर की बात करें या अध्यापक की बात करें, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। उस टाइम तक इतना नहीं था मुझे कुछ भी हाँ मुझे टीचर ही बनना है या मुझे कोई संगीत का
टीचर बनना है या कोई खिलाड़ी मुझे बनना है, बस इतना था दिमाग में कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों में मेरी एक पहचान हो। तो उस वक्त के दौरान कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्तित्व जिनसे आप प्रभावित रही हो? हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसान आए हैं कि मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ हर कदम पे, और मैंने उन लोगों से काफी सीखा भी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारी प्रिंसिपल होती थी, जैसे मैं गांव से गई थी और कॉलेज में जब मैं गई तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस दौर को फेस करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे शहर से आते थे और मुझे देख के ऐसा लगता था कि जैसे मैं कहाँ आके फंस गई। और कॉलेज की लड़कियां मुझे देखने के लिए आती थी कि एक लड़की आई है गाँव से, आओ तुम्हें दिखा के लेते हो। और मुझे कम्प्लेक्स होता था कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है जो मुझे बार बार देखने के लिए आती है। तो फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भी ऐसा क्या है मेरे में कि जब मेरी क्लास लगी होती है आप लड़कियों को लेके आते हो और मुझे दिखाते हो। उन्होंने मुझे कहा कि आपके प्रोग्राम हमने कई बार देखे हैं, स्टेज पे कोई भी कॉलेज में प्रोग्राम होता तो मैं सबसे आगे होती थी, चाहे वो खेलों का होता था चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। तो वो कहती थी कि हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकती हो। और फिर जब फेस्टिवल हुआ, यूथ फेस्टिवल फतेहबाद में था, मैं फर्स्ट पोजीशन भी लेके आई। फिर और कौन सा कॉलेज था जिसमें आपने स्टडी कर रहे थे? SD कॉलेज था वहाँ पे नरवाना में। SD कॉलेज नरवाना। ओके, तो अब अगर बात करें कलाकार होने के नाते, आपके जीवन में पहला पड़ाव कब आया जब आप मानने लगे कि हाँ अब मैं एज एन आर्टिस्ट में अपनी एक पहचान बना चुकी हूँ? पड़ाव की जहाँ तक बात है, मेरा फिल्म SP चौहान का ऑडिशन मैंने देखा, डाला हुआ था फेसबुक पे यशपाल जी ने। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें अपना भाग्य आजमाऊं, क्योंकि मैं रेडियो और TV पे पहले से प्रोग्राम दे रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं चलो ऑडिशन देके देखती हूँ। और मुझे विश्वास भी था कि मेरा होगा, क्योंकि उसमें कुछ हरियाणवी एक्टर चुने थे और जहाँ तक हरियाणवी भाषा की बात है तो मेरी अच्छी खासी है। तो मैं ऑडिशन देने के लिए गई तो यशपाल जी ने ऑडिशन लिया और मैंने दिया। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपका ऑडिशन आज तक जितने भी हमने कैंडिडेट्स का लिया कि आपका ऑडिशन सबसे अच्छा है। और मुझे उस टाइम लगा था कि मेरा इस फिल्म में सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन हुआ क्या समीर कि जब मैंने फेसबुक पे देखा तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। और आपके पास कोई कॉल नहीं? मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मुझे थोड़ा सा बड़ा वो लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने लिखा था उसमें कि हरियाणा में जितने भी कलाकारों का हमने इंटरव्यू लिया है उन सबको मौका दिया गया है। तो मैंने भी नीचे लिखा कि ऐसा नहीं है। तो मेरे पास यशपाल जी का फोन आया कि मीना ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन हो रखा है लेकिन आपका पार्ट अभी कुछ दिनों के बाद शुरू होगा, शूट करेंगे। हाँ, तो मुझे अच्छा भी लगा, एक रिलीफ मिला। हाँ, एक रिलीफ मिला, क्योंकि जिस चीज का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरा पहला ऑडिशन था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा इसमें होगा। तो फिर करीबन 10 दिन के बाद यशपाल जी का फोन आया कि आप और बेटी दोनों का सिलेक्शन हुआ। बेटी ने भी दिया था उसमें ऑडिशन और हम देने के लिए ऑडिशन देने के लिए कुरुक्षेत्र तो ना उधर करनाल गए, बल्कि करनाल। हाँ, तो फिर हमारे को बुलाया, कुरुक्षेत्र शूटिंग थी इस फिल्म की और हमने उसमें करीबन 10 से 15 दिन हम वहाँ रहे शूटिंग में। बहुत अच्छा लगा यशपाल जी के साथ काम करके। वो कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े हुए इंसान है यशपाल जी। बिल्कुल, उन इंसान का तो मैं मेरे ख्याल से मुकाबला ही नहीं कर सकती किसी के साथ। बिल्कुल, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा इंसान है जो हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली बॉलीवुड से टाइम निकाल कर वो अपना फोकस हरियाणवी फिल्मों पे किया है, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना जमीन से जुड़े हुए हैं समीर जी। अगर मैं बात करूं, जब हम फिल्म की शूटिंग करते थे, शूटिंग करते करते कई बार रात को 12 बज जाते थे, 1 भी बज जाते थे। और जब हम अपने स्थान पर पहुंचते थे तो यशपाल जी का फोन पक्का आता था, भाई सही सलामत पहुंच गए। तो बहुत अच्छा लगता था कि इतने बड़े इंसान और इतने छोटे छोटे इंसानों का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। बिल्कुल, एक किस्सा मुझे भी याद है। जब मेरी फर्स्ट टाइम यशपाल जी से मुलाकात हुई थी तब उनका एक प्ले था हिसार में गुलजार साहब के साथ। तो उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो सबसे हम मिले, करीब 10-15 लोग हम थे थिएटर से रिलेटेड। तो उसके एक हफ्ते के बाद जब उनका वापस दोबारा आना हुआ तो उन 15 लोगों का बाकायदा उनको नाम याद था एक बार में मेरी मुलाकात के दौरान, और स्पेशली हांसी से पेड़े लेकर आए थे। तो उनका यही जो व्यक्तित्व है, वही नेचर जो है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैंने तो देखा है कि इतना छोटा सा बच्चा जाकर के भी अगर उनको बोलता है सर मुझे आपके साथ एक फोटो करवाने हैं, और सर बड़े खुश होकर के बच्चों के साथ में फोटो करवाते। कभी मैंने उनको लगा ही नहीं कि इतने बड़े एक्टर हैं और घमंड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि आप बॉलीवुड स्टार हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, लगा ही नहीं हमें। शुरू में हमें लगता था इतने बड़े स्टार हैं, इनसे मिलेंगे, थोड़ा अंदर हिचकिचाहट रहती थी। लेकिन जब उनके साथ काम किया, उनके पास बैठे, बातें की, तो लगा ही नहीं ऐसा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम रेडियो की बात करें तो सबसे पहला ऐसा पड़ाव कब था कि जब आपने रेडियो इंडस्ट्री में एंटर किया? ऐसा इसमें मैंने 1999 में
यानी कि 1999 जब से रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई है तब से मैं वहाँ प्रोग्राम दे रही हूँ और करीबन देख लो 22 साल के आसपास हो गए। और उसमें प्योर हरियाणवी बिल्कुल हमारा प्रोग्राम आता है किसान वाणी, और उस टाइम पे आता था हमारा गांव हमारे खेत, और आजकल उसका थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, फोन इन कार्यक्रम कर दिया गया है, हमारा गांव हमारे देश बोल दिया गया है। यानी कि प्रोग्राम देखो नाम बदलते रहते हैं, लेकिन हाँ है हमारा खेती बाड़ी का एक प्रोग्राम। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट है फोकलोर का, हरियाणवी लोक साहित्य एवं संस्कृति। 1999 में मैंने वहाँ से एक डिप्लोमा किया था, और उस डिप्लोमा के दौरान हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। कृष्ण लीला भी हमने की, रामलीला भी हमने की, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो होम साइंस ऑडिटोरियम है उसमें समय समय पर हमने कुछ फंक्शन भी किए, और वहीं से ये लगाव की ज्यादा शुरुआत हुई। डॉक्टर सतीश कश्यप जी थे, और उस समय में मतलब कृष्ण लीला हमने की, गीता जयंती पे हम करके आए कुरुक्षेत्र, करीबन 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था। उसमें मुझे यशोदा मैया का रोल मिला था, मैं यशोदा मैया बनी थी उसमें। और इसके अलावा अगर मैं उसकी बात करूँ रामलीला की, तो उसमें डॉक्टर सतीश कश्यप जी रावण का रोल कर रहे थे, और मैंने उसमें लक्ष्मण का रोल किया था। अच्छा। जो कि बहुत अच्छा गया था। उसको करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो उसी दौरान फिर हमारे जो सर थे डॉक्टर राम कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो किसान मेला लगता है, कि मीना आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप अच्छा गा सकते हो और आप अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक लिख के यानी कि रागनी दी। उस गीत था एक कपास के ऊपर, चालो चालो हे चुगण चाला बाड़ी खिलरी से हमारे नर मांगणी। तो इस पे था, मैंने गाया भी खुद और मैंने उस पे डांस भी खुद किया। मेरे साथ में थे डॉक्टर सतीश बलमिया जी, तो हम दोनों ने वो परफॉर्म किया और इतना अच्छा गया समीर। वो हमारी फोटो भी छपी जगह जगह पे, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। और पूरे मेले में अगर हम बात करें, लोग जैसे बीज खाद खरीदने के लिए आते हैं, वो कोई नहीं देख रहा, हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे वो करके कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हमने वही गाना, हमारे दूरदर्शन वालों ने डिमांड की, तो हमने वहाँ पे भी उस गीत को गाया, मैंने और सतीश जी ने। तो 2-3 रागनी हैं हमारी दूरदर्शन पे जो बहुत अच्छी हमने गाई थी और लोगों को बहुत पसंद भी आई। तो आपने बोलकर जिज्ञासा बढ़ा दी है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी वो जो है रागनी है वो जरूर आप सुनाएं। ऐसा इसमें देखो, रागनी है चाहे गीत है, चाहे लोकगीत हैं, यानी कि देखो अलग अलग रूपों में होते हैं। चाहे वो ब्याह शादी के गीत हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा के गीत हैं, चाहे वो बनड़ी हैं, चाहे वो सीठने हैं, मतलब हर जो हमारा मुकाम है, हर फंक्शन है, उसके अलग अलग किरदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग महत्व। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम जकड़ी की बात करें तो जैसे सांझी होते हैं, अब जैसे फागुन का महीना लगा हुआ है, अब हम शाम को गीत गाते हैं, नाचते हैं, बड़ा मजा आता है। उसी प्रकार से हम पहले भी यही चीजें करते थे। करीबन आज से 27 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो रात को बड़ा देर तक हम नाचते थे, कूदते थे, फागुन का महीना था, मस्ती करते थे। तो ये चीजें तो चलती रहती है। अगर देखो गीतों की बात करें, आपने जो गीत का अभी जिक्र किया है कि जो हमने गीत गाया था वहां पे, चालो चालो हे चुगण चाला बाड़ी खिलरी से मारे नर मांगणी। फिर मुझे सतीश जी ने कहा, बाड़ी चुगने चाल पड़ी मन बड़े दुखाते पाड़ी रे, बाड़ी चुगने चाल पड़ी मन बड़े दुखाते पाड़ी रे, के तन जतन करे से मन बता दे हाड़ी रे। यानी कि बहुत बड़ी रागनी थी सुनील की और बहुत अच्छी भी गई। खूबसूरत गाती हैं आप। देखो गाने की जहाँ तक बात है, ये एक हरियाणवी संस्कृति की हम बात करें तो ये हमारे खून में है, बिल्कुल। और कहीं भी मौका मिलता है तो हम चूकते नहीं है उस चीज से। चाहे ब्याह शादी की अगर हम बात करें या कोई भी जच्चा बच्चा की बात करें, जहाँ भी जाते हैं हम अपनी छाप छोड़ के आते हैं। हरियाणवी लोगों की यही खास बात होती है। बिल्कुल। अगर देखो शादी की हम बात करें ना, किसी ब्याह शादी में हम चले जाते हैं तो बारात को हम हिलने नहीं देते। ये बात तो है, खैर सीटने सुना के जो हाल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीटने भी ऐसे जिनको सुन के अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी बिल्कुल ठीक बात, और सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल मजा आता है। तो एक दो आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। अब देखो लड़की का या लड़के का पिताजी आता है बारात में, उसको भी नहीं बख्शते हम, पंडित को भी नहीं बख्शते हम, यानी कि सभी को बराबर लेके चलते हैं, लपेट लिया जाता है। अगर पंडित की बात करूं तो पंडित जब फेरे करवाता होता है उस टाइम ये होता है कि इस पंडित को कैसे चुप कराया जाए। तो उसको बोलते हैं, बड़ा पड़ा दादा बड़ा पड़ा मैं हर फुलारी गधे चढ़ा।
तो हंसी का हंसी, मजाक का मजाक, और पंडित चुप भी हो जाता, उसको ये लगने लग जाता कि मुझे तेरा नंबर आ गया। बिल्कुल। अब लड़के का जो पिताजी आता है उसको भी बसते, हम उसको भी कहते हैं, सुन मेरा मोसा सुनी कना, मोसी गहने धरी कना। क्या बात है। ये हरियाणा कल्चर की ये तो बहुत खास बात है कि ये पहले ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि गालियां हैं जो मतलब सुनने वाले को भी मजा आता है। बिल्कुल। अब बटे हुआ था तो उसको भी बसते थे, बिल्कुल उसको भी सुनाते थे। तो थोड़ा सा सुनाएंगे। मारे बटे आया करे से, लाडूर पेड़े लाया करे से, समीर तन जुलम करे तू खाली हाथा आया। क्या मतलब हर तरीके से लपेट लिया जाता है। बिल्कुल। और अच्छा भी लगता है समीर। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय में हम भूल जाते हैं सारी चीजें, बस ये है कि भाई हमारा जो सुनने वाला है और हम सुनाने वाले हैं, वो एक रिलेशन सा बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस बात को कोई बुरा भी नहीं मानता। नहीं, बुरा अच्छा लगता है। अच्छा और नहीं सुनाया जाता तो मंगे क्या था, कुछ नहीं था वहाँ तो, कुछ सुनाया नहीं, कुछ सुनाया ही नहीं, किसी को गाना ही नहीं आता था वहाँ पे, मजा ही नहीं आया जाने मजा में। नहीं आया। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही शख्सियत हैं जिनको आप रेडियो पे सुनते हैं हरियाणवी बोली के अंदर, और मीना मलिक के नाम से आप इनको बहुत अच्छे से कई सालों से उनको सुनते आ रहे हैं। आज देख भी लीजिएगा। तो उसके बाद आप दूरदर्शन में भी उतनी एक्टिव? हाँ बिल्कुल, दूरदर्शन में मैं रेडियो स्टेशन पे जब प्रोग्राम देती थी तो दूरदर्शन का भी ऑडिशन निकला, तो वहाँ भी मैं देने के लिए गई। था उस टाइम पे न्यूज कश्मीर, लेकिन मुझे पता था कि मैं हिंदी इतना अच्छे से नहीं बोल पाती, तो मैंने फिर भी सोचा कि मैं अपना भाग्य को आजमा लूं, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। फिर मैं वहाँ पे देने के लिए गई ऑडिशन, तो मुझे पता था न्यूज में मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी उस चीज के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी जैसे लैंग्वेज देखी कि मैं प्योर हरियाणवी बोलती, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था किसान प्रोग्राम, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप किसान प्रोग्राम के लिए आप हमारे यहाँ आओ। और करीबन मैंने 15 साल वहाँ पे किसान प्रोग्राम मैं दे रही हूँ। खेतीबाड़ी का जो प्रोग्राम आता है, हमारे दर्शक देखते भी हैं मुझे टीवी पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जितना आप इनको रेडियो पे सुनते हैं उतने ही आप टीवी पे भी आप उनको देखते हैं। ठीक, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर बात बहुत अच्छा रहा अजमेर, क्योंकि वहाँ अगर हम रेडियो की बात करें तो हमारे जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से देखो जब भी हमारी ड्यूटी होती है किसी न किसी साइंटिस्ट को, हम वैज्ञानिक को वहाँ पे बुलाते हैं और उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे प्रोग्राम दे रहे हैं तो हम परिपूर्ण हैं, क्योंकि हर रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब बहुत अच्छे रहे हैं, उनसे हमारे अच्छे तालमेल हैं, हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। क्योंकि देखो परिपूर्ण हम नहीं है किसी भी चीज में, जब हम प्रोग्राम देते हैं कुछ न कुछ कमियां तो हमारी रहती है, तो बड़े अच्छे से हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं, एक अपना ऐसा लगता है कि एक अलग सा परिवार है। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट एफएम स्टेशंस में मैंने भी काम किया है, तो वहाँ पे एक कंपटीशन की भावना रहती है कि हमें नंबर 1 बनना है या हमें उस रेडियो स्टेशन से आगे जाना है, कंपटीशन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में कुछ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उलझुलूल टाइप के प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें आप कैसा फील करते हैं? यहाँ पर ऐसा कभी नहीं लगा इसमें मुझे कि कोई कंपटीशन, हाँ लेकिन ये रहता है कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, हमें अच्छा प्रोग्राम देना है, ताकि सभी का यही एक मेन मकसद होता है हमारे वहाँ कि हमारे जो श्रोतागण है जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कि उनको अच्छा लगे, उनकी जो भी हम समस्या वो हमारे सामने रखते हैं कि हम मिलजुल कर उनकी समस्या का समाधान करें। लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं लगा वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे, जहाँ तक कंपटीशन का आप अभी जिक्र कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर का और वहाँ का बड़ा फर्क है इस चीज का। कंपटीशन की भावना करनी, हम सब मिलकर काम करते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा फैमिली पे नजर डालें तो शादी जो है वो पड़ाव जो आप कह रहे थे कि जब मैं खुद कहूँ कि हाँ अब मैं शादी करना चाहती हूँ, वो कब आया आपके लिए? बिल्कुल, वो आया मेरे 1993 में। 1993? हाँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10वीं क्लास में थी और जब गांव वालों को ये लगा कि मासी जी ने लड़की की शादी कर देनी चाहिए, तो जब मैं +2 क्लास में थी तो मेरे से जो बड़े भाई है उनकी शादी थी, तो गांव वालों ने बड़ा वो किया कि भी लड़के की शादी करें, ये नहीं कि भी लड़के की शादी करें। लेकिन जब मैंने BA की, B.Ed किया और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब अगर घर वाले चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी डिग्री थी अगर मैं कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो मेरे पास खड़ा होने के लिए थी। और 1993 में फिर घर वालों ने शादी भी कर दी। तो ये लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, लव तो नहीं थी, इसमें है तो अरेंज, लेकिन लोग लव मैरिज ही बोलते हैं। क्योंकि दोनों की जब मैं आप दोनों की बॉन्डिंग देखता हूँ, क्योंकि 2003 से मैं आप दोनों को जानता हूँ, बहुत अच्छे से रूबरू हूँ,
तो जब आप दोनों की बॉन्डिंग देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि लव मैरिज है। हाँ, कई बार फील तो मुझे भी ऐसा ही होता है कि जैसे लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज है नहीं, लेकिन लोग सभी यही बोलते हैं कि लेकिन लव मैरिज ही है। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर लोग हरियाणा में बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बेटा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी 3 बेटियां हैं और आप उतने खुश हमेशा रहती हैं, और जहाँ पे भी बात करें आगे बढ़ाने की तो आपकी बेटियां हर लेवल पर आगे नजर आती हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे स्टडी का मामला रहा हो। तो कैसा महसूस करती हैं? समीर, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं ये सोचती हूँ और सबको जब मैं बताती हूँ कि मेरे 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटियां हैं, और मेरा जो सीना हो गर्व से चौड़ा हो जाता है वो बात बता करके। और जहाँ तक देखो लड़कों की बात आपने करी है कि लड़का होना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों का सोचना है, तो मैंने भी उन चीज़ों को फेस किया है कि जब देखो जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई फर्क होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि बेटा होना चाहिए। तो जब शादी के करीबन 5 साल के बाद मुझे पहली बेटी हुई, तो उस टाइम जब बेटी मेरे पेट में थी तो मेरे को उस टाइम तो उन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था, तो लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हाँ बेटा ही होएगा, बेटा ही होएगा। तो मेरे भी दिमाग में वो चीज, हाँ, मेंटली प्रेशर मैं तैयार कर दी थी लोगों ने कि बेटा ही होगा। और जब ये गुड़िया हुई तो मुझे पता चला कि बेटी हुई है। मैंने मलिक साहब से एक सवाल किया कि लोग तो कह रहे थे कि बेटा होएगा, हुई बेटी। तो फिर उस टाइम मुझे ये लगा समीर कि जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ अपने एक अंदाजे लगाते हैं, क्योंकि उनको उन चीजों का कुछ ज्ञान नहीं, तो वो सिर्फ एक अंदाजा लगा के बोल देते हैं कि हाँ ऐसे सिम्टम है, ऐसे लक्षण है, बेटा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था, मैंने उन बातों को सच्चाई मान लिया और मुझे बड़ा वो लगा लड़का की कह रहे थे तो लड़के हो गए। तो लेकिन उस टाइम पे मुझे ये लगा कि हाँ बेटियां सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि उस टाइम में मेरे को ये लगा था समीर जब बड़ी बेटी हुई कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। तो जब अक्सर हरियाणा में हम कई चीज़ पर देखते हैं कि अगर कोई महिला आगे जा रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बंदिशें होती हैं। बिल्कुल, नो डाउट आपके मायके साइड से नहीं रही, या बहुत सपोर्ट मिला, तो शादी के बाद भी उतना ही सपोर्ट आपको ससुराल पक्ष से मिला? बिल्कुल समीर, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, चौधरी धर्मवीर सिंह मलिक, जाट कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर थे, अब तो चलो इस दुनिया में नहीं। उन्होंने भी मुझे हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और घर बैठ के उन्होंने, जहाँ तक मैंने बताया कि मैंने AA किया है, उन्होंने कहा कि बेटा आप AA करो। उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र था, रेडियो की चाहे बात थी, चाहे कहीं स्टेज कंडक्ट करने की बात थी, या कहीं कोई भी भाषणबाजी करने की बात थी, तो मुझे यही कहते थे कि बेटा आपको आगे आना चाहिए, आप में वो काबिलियत है कि आप कर सकते हो। और मुझे मतलब हस्बैंड की तरफ से भी, ससुर की तरफ से भी पूरा सहयोग रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो राजेश मलिक जी की अगर बात करें कि वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, कोई अगर एक पॉइंट मैं कहूँ कि बेस्ट पॉइंट जो आपको लगता है कि ये उनमें सबसे बड़ी खूबी है? बस ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो इंसान मैंने कभी अपनी जिंदगी में परेशान होते हुए नहीं दिखे। कितनी बड़ी मुसीबत भी आई है लाइफ में, आगे भी क्या पता क्या होगा, लेकिन हमेशा वो मोटिवेट रहते हैं, हमेशा चेहरे पे स्माइल बरकरार रहती है, और हमेशा ये कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और उनकी यही एक बात है जो मुझे यहाँ तक ले आई। क्या बात। ऐसे जब कोई हमारा लाइफ पार्टनर अगर हमें हिम्मत देने के लिए तैयार रहता हमेशा, तो लाइफ में फिर कभी हार मानने का तो सवाल पैदा होता है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीचंद फिल्म के बारे में, जो उसका पूरा हरियाणा जो है इंतजार कर रहा है। बिल्कुल मेरे, जो कि देखो यशपाल जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन की जितने भी जो कीमती पल थे वो लक्ष्मीचंद को दिए। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला था कि लक्ष्मीचंद फिल्म के बारे में कुछ ऐसा प्लान हो रहा है, उस टाइम मैं भी मुंबई में था और यशपाल जी के फ्लैट पे जाना हुआ था, तब उन्होंने दिखाया था कि 3 अलमारियां लक्ष्मीचंद की बुक्स से भरी हुई हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, वहीं पे सोर्स वो कंप्लीट कर रहे थे कि कहाँ से क्या जानकारी उनकी जितनी मिल सकती है, और तब से लेकर आज तक लगभग 5 साल के लगभग उनको हो चुका है उस चीज की तैयारी करते, तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया। बिल्कुल, क्योंकि हमने उनको लक्ष्मीचंद में काम करते हुए देखा है इसमें, वैसे तो पहले भी देखो मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन अगर मैं लक्ष्मीचंद फिल्म की बात करूँ तो शिखर दोपहरी, इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ती थी जून के महीने में जब हम शूटिंग करते थे, और वो इंसान पूरी दोपहरी 1 सेकंड के लिए भी मेरे को नहीं लगा कि वो आराम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इतनी पूरी दोपहरी में वो काम कर रहे थे, और मैं क्या, जितने भी इंसान वहाँ पे थे वो हर दिल से यही दुआ कर रहे थे कि दादा लक्ष्मीचंद जो फिल्म बने उसके बाद कोई दूसरी ऐसी फिल्म ही नहीं बन सकती।
ऐसी जबरदस्त हिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको कब पहले पता चला कि ऐसा लक्ष्मी चंद फिल्म बनने वाली है? आपको पहली न्यूज जो मिलते हैं ना कि कहीं से, कहाँ से पता चला? वो मैंने फेसबुक पे ही देखी, इसमें कि किसी ने डाला हुआ था कि लक्ष्मी चंद फिल्म के लिए ऑडिशन है ऐसे ऐसे, और यहीं सेक्टर 15 में एक ऑफिस था, आप भी मुझे वहां पे मिले थे। बिल्कुल। तो मैं वहां ऑडिशन देने के लिए गई थी, और साथ में बड़ी बेटी को भी लेके गई थी मैं ऑडिशन देने के लिए, नीवा को। बल्कि वो जा नहीं रही थी कि मम्मी मुझे हरियाणवी नहीं आती। मैंने कहा बेटा कुछ न कुछ तो सीख के आओगे आप, चलो मेरे साथ। तो मैं उनको लेके गई। मेरे को पता था उनका नहीं होना, क्योंकि वो हरियाणवी बोलने में इतनी वो नहीं है कि वो अच्छे से बोल पाए। लेकिन मैंने जब ऑडिशन दिया तो यशपाल जी भी वहीं बैठे थे, 2-4 लोग और जो आए हुए थे टीम के वो भी बैठे थे। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो यशपाल जी ने एक ही बात बोली थी कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन लिए, इतना अच्छा ऑडिशन किसी का नहीं गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब नीवा ने ऑडिशन दिया, बड़ी बेटी ने, तो उनको फिर यशपाल जी ने डांट निकलाई, आपकी मम्मी इतना अच्छा ऑडिशन देके गई, आपको हरियाणवी नहीं बोलनी आती। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम भी मुझे था कि मेरा पक्का होगा इसमें, चाहे मुझे छोटा सा रोल मिले। जबकि यशपाल जी ने कहा था कि मीना इस फिल्म में अगर महिला का किरदार की बात करें तो बहुत छोटे छोटे किरदार हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इसमें रोल मिले। तो आपके पास फाइनल कब कॉल आया कि आप लक्ष्मी चंद फिल्म के लिए सिलेक्ट हो चुके? बस जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो मेरे पास फोन आया यशपाल जी का कि भाई मीना इस तारीख को इनका मुहूर्त है हमारी फिल्म का, और आपको आना है। हम गए, मुहूर्त पे भी गए, फिर उसके बाद लगातार शूटिंग पे गए 15 दिन। तो कौन सा कैरेक्टर है जो आप इसमें नजर आने वाली? लक्ष्मी की चाची का। लक्ष्मी की चाची का। हाँ। तो कोई डायलॉग आपको याद आ रहा है वैसे? डायलॉग इतने खास नहीं थे इसमें। Okay. फिल्म में, क्योंकि ज्यादातर सारा मतलब म्यूजिकल फिल्म है ज्यादातर। हाँ, डायलॉग कम। तो शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है कि कुछ फनी ऐसा हुआ हो या समथिंग, कुछ ऐसा जो यादगार हमेशा रहता है? हाँ, कुछ ऐसे होते हैं किरदार, क्योंकि उसमें एक सीन था कि जैसे मैंने कुछ लोगों की वहां पर मीटिंग है और वहां से मुझे गुजरना था। ओके। और झांझन पहन के छम 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 की आवाज आनी चाहिए। और जब मैं वहां से निकल रही थी तो राजू मान सर भी वहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने एक डायलॉग फेंका दूर से, अरे किसका कत्ल करेगी। तो कुछ हंसी मजाक भी हुआ हमारे साथ वहां पे, और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अपनापन था वहां पे। बिल्कुल। तो वो जो पूरा शूटिंग का शेड्यूल था, बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आई इसमें। हमें वहां पे जहां पर यशपाल जी होते वहां दिक्कत का तो काम ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम शूट कर रहे होते हैं, नो डाउट मुंबई में जब शूट होता है तो वहाँ के लोग इस चीज के लिए नेचुरल है उनके लिए, वो देखते बड़े आ रहे हैं, रोजाना शूट देखते हैं। लेकिन जब हम किसी गांव में शूट करते हैं तो वो लोग बहुत क्रेजी हो जाते हैं, फिल्म का शूटिंग होने वाली है और लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो बिल्कुल सही कहा समीर, वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठी होती थी, लेकिन वहाँ पे लोगों में जो अपनापन था ना वो बहुत ज्यादा था। क्योंकि हर घर से जहाँ भी हमारा शूटिंग का स्थान होता था, हर घर से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता था। आपके लिए लस्सी लेके आए, हाँ। आपके लिए पानी लेके आए, आप यहाँ पे चारपाई बिछी हुई है, आप इस पे बैठ जाओ जब तक आपका मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। हमें बहुत अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरे गांव में जाके शूटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज तो मुझे भी अच्छे से याद है। जब हम पगड़ी फिल्म का शूट कर रहे थे तो काजला गांव में हम शूट कर रहे थे, और जितना सपोर्ट गांव से मिलता था कि अगर कहीं पे भैंस किसी सीन में चाहिए तो सर मैं अपनी भैंस लेके आऊँ, ठीक है, बैल चाहिए, तो हर चीज के लिए सपोर्ट पूरा मिलता था। वहां पे भी ऐसा ही था समीर, बिल्कुल। तो लगभग एक्सपीरियंस की अगर बात करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा ही लगने लगा था कि मैं तो मुंबई चली जाती हूँ। कि आप तो 2 फिल्में तो नो डाउट कर चुके हैं, तो कर चुके हैं और अच्छा भी कर सकते हैं जाकर। अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि यशपाल जी जो है पूरे बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए। एक कदम राजीव भाटिया जी ने उठाया था, उन्होंने पगड़ी फिल्म बनाई, और अब दूसरा कदम फिर संदीप शर्मा है, उन्होंने सतरंगी बनाई, दोनों को नेशनल अवार्ड मिले हैं। और अभी तीसरा कदम जो है यशपाल शर्मा जी ने उठाया है लक्ष्मी चंद फिल्म बनाकर, और इससे हरियाणा की बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और बहुत से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब रिलीज होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। समीर, आपने अभी जिक्र किया संदीप शर्मा जी का, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। जरूर। जब मैंने ये फिल्म की दादा लक्ष्मी चंद, तो मेरे को किसी ने बताया कि संदीप शर्मा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आप उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? तो मैंने कहीं कहीं से उनका नंबर लिया, उनके पास मैसेज किया। तो वही है, देखो डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होते हैं कि हम जैसे क्या पता कितने लोग मैसेज करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक का मैसेज का रिप्लाई कर पाए। तो मुझे ज्यादा सा रिस्पॉन्स नहीं मिला मैसेज का, बस उन्होंने ये पूछा कि आप कौन? मैंने कहा कि मैं डुगू की मम्मा।
क्योंकि वो डुगू को जानते थे। बिल्कुल। और डुगू के कारण मेरी पहचान बनी, और डुगू के कारण अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ समीर में, तो मैं आई डुगू के कारण। अब आके पूछोगे डुगू कौन है? चलिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बॉलीवुड के दर्शकों को जरूर बताओ। तो डुगू जो है वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, और वो हरियाणा फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और उसी के कारण यशपाल जी से मेरी मुलाकात हुई और इतनी जान पहचान बढ़ी, और उन्हीं के कारण मुझे, अगर मैं फिल्मों की बात करूं, फिल्मों में एंट्री भी डुगू के कारण ही मिली। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं, बिल्कुल। और उनके डुगू के आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। बिल्कुल। और मैं संदीप की बात कर रही थी, संदीप शर्मा जी की, तो अब हाल ही में मैं एक मूवी करके आई उनके साथ, 1600 मीटर। अरे वाह, क्या बात और है। उनकी बीवी का रोल किया मैंने। अरे वाह। तो फिर मैंने संदीप जी को बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने आपको 2 साल पहले करीबन मैसेज किया था, आपने ज्यादा सा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो उन्होंने बोले अरे भाई ये तो कुदरत की बात होती है, हमें मिलना अभी था। हाँ, और इस रूप में मिलना था हमें। जो कहते हैं ना कि जो समय इस पे निर्धारित होता है वो उसी टाइम पे ही होना होता है। बिल्कुल, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी आपका फिल्मी सफर शुरू हो चुका है, उसी के साथ साथ नेवा भी बड़ी एक्टिव है, अभी नेवा भी फिल्म लाइन में आ चुकी है। हाँ बिल्कुल समीर, अगर मैं अभी 1600 मीटर फिल्म की बात करूँ तो लीड रोल में नेवा है उसमें, और उससे पहले भी उसने एक मूवी की है कर्म अक्षितर, उसमें भी वो लीड रोल में ही है। हाँ। एक सवाल मैं हमेशा हर किसी से मैं पूछता हूँ कि हमारी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा लम्हा होता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा है समीर, जैसा कि आप अभी जिक्र किया था, हमारे दर्शकों को भी पता चल जाओ कि मेरे 3 बेटियां हैं। बड़े वाली बेटी को तो मोस्टली अब जानते ही हो, बिल्कुल। उससे छोटे वाली जो बेटी है वो थोड़ा फिजिकली कमजोर है, और वो करीबन जब 5 साल की हुई, यानी कि उससे पहले भी मैं कई बार डॉक्टरों के पास गई कि डॉक्टर साहब इसके साथ के बच्चे सभी चलने लगे हैं, घूमने लगे हैं, मेरी बेटी अभी तक बैठती भी नहीं। तो जिस भी डॉक्टर के पास गई मुझे यही जवाब मिला कि अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी तो ये छोटी है, मैं भी 5 साल का चला था, मैं भी 10 साल का चला था। जिनके पास भी गई मुझे यही रिस्पॉन्स मिला। फिर आखिरकार एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसको ना चंडीगढ़ लेके जाओ, PGI, वहाँ से आपको पता चलेगा। तो मैं PGI लेके गई, तो डॉक्टर ने MRI किया, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बच्ची हमें नहीं लगता जिंदगी में कभी पैदल चल पाएगी। तो समीर वो मेरी जिंदगी का बहुत दुखदाई पल था कि बेटी है और चल नहीं पाएगी, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जो डॉक्टरों ने बोला मैं उसको झूठ साबित करूंगी, कि मैं अपनी बच्ची को चला के मानूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और मैंने किया समीर उसके लिए, जहां भी मुझे किसी ने बताया मैं उसको वहीं लेके गई, और मेरे से जो बन पाया मैंने वो मेहनत करके उस बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा किया। अरे वाह, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं कि नारी शक्ति जो होती है, जो एक बार ठान लेती है वो करके दिखाती है। बिल्कुल, मैंने उसको मालिश किया, उसके ऊपर इतनी मेहनत की, आज नॉर्मल स्कूल में वो जाती है, कमजोर अब भी है थोड़ी सी, लेकिन जो डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि बच्ची चल नहीं पाएगी, उस चीज को मैंने झूठ साबित करके दिखाया। और जहां तक डुगू की बात है, वो डुगू भी उस बेटी के कारण ही आई है इस दुनिया में, क्योंकि हमने बेटे के लिए प्लान नहीं किया। बिल्कुल। लोगों ने उस टाइम पे यह कहा था कि लड़के के लिए इन्होंने प्लान किया है। बहुत सारे लोगों ने शर्तें भी लगाई समेत, मेरे पास मैसेज गए लोगों के कि बेटा ही होगा, हमने शर्त लगाई है क्योंकि आपने टेस्ट करवाया है। मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मीना चलो आप लोगों ने कर लिया जो कर लिया, लेकिन पहले भी इतने पाप किए होंगे, क्या पता अपने बेटे के लिए इस उम्र में जो आप चांस ले रहे हो। मैंने उनको एक ही बात कहा कि पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बेटा होगा, और मैं चाहती भी नहीं समीर। जब उनकी बात मैंने सुनी, मैंने दिल से भगवान से प्रेयर किया था कि भगवान मुझे बेटी ही देना। और जब मेरी बेटी पैदा हुई समीर, वो मेरे पास हॉस्पिटल में आई और आके रोने लग गए कि मीना आपने मेरा जो सीना ना गर्व से चौड़ा कर दिया है, कि आज मेरा जो भ्रम था ना कि 1 साल से जो लोगों ने मेरा दिमाग में एक चीज डाल रखी थी कि बेटा ही होगा, कि आज मुझे अच्छा लगा कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें भी हैं कि इस पड़ाव पे आके, जब आपके पास ऑलरेडी 2 बेटियां थी और आपने तीसरी बेटी का भी चांस लिया, सिर्फ मैंने बेटे के लिए नहीं, इसमें उस बेटी के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि अगर आप तीसरा चांस लेते हो तो हो सकता है उस बच्चे की सेल से बच्ची ठीक हो जाए। तो डॉक्टर का आना ऐसे हुआ। और सीरियसली जितना मैं देखता हूँ, जब भी मैं डुगू को देखता हूँ, शी इज़ वेरी एक्टिव, और जितना एक्टिवली वो डांस करती है, और अभी जैसे आपने बताया कि शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ
हरियाणा फिल्म फेस्टिवल, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आगे कहीं ना कहीं जाकर मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका नाम रोशन करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सुमेर, वैसे बेटियां तो देखो नाम रोशन करती हैं, एक घर का नहीं दो घरों का। बिल्कुल, क्योंकि देखो मायके में रहते हुए भी वो माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, और ससुराल में जाकर के अगर हम बात करें तो दो घरों को चरितार्थ करती हैं वो। बिल्कुल ठीक। और ससुराल में जाकर के भी उनको ये रहता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो। ठीक बात है। तो मीना जी, हम आखिरी पड़ाव पर हैं इंटरव्यू के। मैंने बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका आप जवाब देना चाहती हो जो मैं नहीं पूछ पाया। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम देखते हैं, कि बेटियां सबसे सुंदर चीज है इस संसार की। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इंसान ये सोचता है कि मुझे बेटा होना चाहिए और बेटे के लिए अपनी बेटियों का कत्ल करता है, तो वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, उसको मारने का अधिकार हमें नहीं है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, उनको इस संसार में आने दिया जाए। क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है, नो डाउट हमने लक्ष्मी चंद फिल्म के बारे में बहुत सी बातें की हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बेटियों को, जो हमारे देश में नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको सार्थक बनाने के लिए इस मुहिम को हमें और ज़्यादा आगे लेकर जाना होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी योगदान दीजिएगा। हो सकता है कि मीना जी की कहानी को जानकर कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तो इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप अपने हरियाणवी अंदाज में दर्शकों को बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे ये हमारा इतना बढ़िया चैनल है बॉलीवुड ब्रेक्स, इसको सब्सक्राइब करो। और फिर लाइक और सब्सक्राइब की अगर हम बात करें सुमेर, वो तो अपने आप ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सुमेर, और जितने भी हमारे दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये थी हमारे साथ मीना मलिक। फिर होगी जल्दी ही आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस इंटरव्यू में सबसे अच्छी आपको जो भी बात लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।